नमस्कार। आज हम 17 सितंबर 2025 की कुछ खास खबरों और डेवलपमेंट्स पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये खबरें अलग अलग फील्ड से हैं, मतलब हॉलीवुड से लेकर कजाकिस्तान, ग्लोबल हेल्थ से लेकर अपने देश में हो रहे टेक बदलावों तक। काफी फैलावा दायरा है आज। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ खबर ना बताएं, बल्कि उसके पीछे क्या चल रहा है, उसका असर क्या हो सकता है, उसे समझें। बिल्कुल। तो आज जैसे हम बात करेंगे सिनेमा पर एक हस्ती के असर की, एक देश में सामाजिक सुधारों की और उसकी पॉलिटिक्स की भी थोड़ी। हाँ। फिर बढ़ते हुए इंटरनेशनल टेंशन्स और कैसे टेक्नोलॉजी और हेल्थ पॉलिसीज लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं या बदल रही हैं। सही। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से। हॉलीवुड के एक बहुत बहुत बड़े नाम का 89 ईयर की उम्र में निधन हो गया। कौन थे ये और क्यों इतने अहम थे? हाँ, ये दुखद खबर रॉबर्ट रेडफोर्ड के बारे में थी। रेडफोर्ड सिर्फ एक फेमस एक्टर और डायरेक्टर ही नहीं थे, हाँ। बल्कि इंडिपेंडेंट सिनेमा मतलब स्वतंत्र सिनेमा के लिए आप कह सकती हैं एक तरह से मसीहा थे। उन्होंने ही सनडांस फिल्म फेस्टिवल शुरू किया था। अच्छा, सनडांस। हाँ हाँ। जी, और आज सनडांस दुनिया भर में इंडी फिल्मों के लिए सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित मंच है। बिल्कुल। उनकी अपनी फिल्में जैसे बुच कैसिडी एंड द सनडांस किड वो तो क्लासिक हैं ही, और उन्हें 2002 में ऑस्कर भी मिला था। सनडांस फेस्टिवल, ये सच में एक बहुत बड़ी देन है। मतलब सिर्फ फिल्म बनाना नहीं, बल्कि ये फिल्म बनाने वालों की पूरी एक पीढ़ी के लिए दरवाजे खोलना। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे फिल्म मेकर्स जिन्हें शायद बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज में मौका नहीं मिलता, हाँ वही। जो लीक से हटकर कहानियां कहना चाहते थे। जी। सनडांस ने इंडी सिनेमा की पूरी इकोनॉमी और उसकी पहचान ही बदल दी। दिखाया कि कम बजट की अलग तरह की फिल्में भी चल सकती हैं, सफल हो सकती हैं। तो उनका जाना सिर्फ हॉलीवुड का नुकसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया भर के इंडिपेंडेंट फिल्मकारों के लिए एक युग का अंत है, एक तरह से। चलिए अब दुनिया के दूसरे हिस्से में चलते हैं, मध्य एशिया। कजाकिस्तान ने दुल्हन अपहरण यानी ब्राइड किडनैपिंग और जबरन शादी पर कानूनी तौर पर पाबंदी लगा दी है। ये तो बहुत बड़ा सामाजिक कदम लगता है। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। कजाकिस्तान, वहाँ के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकाएव हैं, राजधानी अस्ताना है। वहाँ ये प्रथा, जिसे अला कछू कहते हैं, कुछ समुदायों में काफी पुरानी थी। हालांकि गैर कानूनी तो ये पहले भी थी, पर अब कानून और सख्त कर दिए गए हैं। इसे एक गंभीर अपराध माना गया है। और वहाँ की मुद्रा तेंगे है शायद? जी हाँ, कजाकिस्तानी तेंगे। अच्छा, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक सोशल रिफॉर्म है या इसके पीछे कुछ और एंगल भी हो सकता है? जैसे क्या कजाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल इमेज को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा है? के अधिकारों और पर्सनल फ्रीडम के लिए एक बड़ा कदम तो है ही। हाँ वो तो है। लेकिन हाँ, ये मुमकिन है कि इसका कनेक्शन कजाकिस्तान की बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी से भी हो। वो आजकल पश्चिमी देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में लगा है। ओके। तो ऐसे में ह्यूमन राइट्स और सोशल रिफॉर्म्स पर ध्यान देना उनकी इंटरनेशनल इमेज को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो हाँ, ये एक साथ सामाजिक प्रगति भी है और शायद एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भी। मतलब अंदरूनी बदलाव, बाहर की दुनिया को एक मैसेज देने का तरीका भी। अब जरा जियोपॉलिटिक्स की तरफ देखें। चीन ने अमेरिका और जापान से टाइफून मिसाइल सिस्टम हटाने को कहा है। ये क्या मामला है? जी, चीन ने यह आग्रह किया है। टाइफून सिस्टम बेसिकली एक मीडियम रेंज मिसाइल लॉन्चर है, जमीन से दागा जाने वाला। अच्छा। अमेरिका और जापान इसे एशिया पैसिफिक रीजन में तैनात करने की बात कर रहे हैं या शायद कर चुके हैं। चीन, जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, राजधानी बीजिंग, वो इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा मानता है। चीन की मुद्रा युआन है और वहाँ की नदियाँ भी काफ़ी मशहूर हैं, यांगजी और पीली नदी। जी हाँ, यांगसी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी और पीली नदी हुआंग हे, जिसे चीन का शोक भी कहते थे बाढ़ के कारण, और वो चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल भी मानी जाती है। तो चीन का ये कहना, ये सिर्फ बयानबाजी है या इस इलाके में टेंशन वाकई बढ़ रहा है? क्या उन्हें सिर्फ इसी मिसाइल सिस्टम से दिक्कत है या ये किसी बड़ी चिंता का हिस्सा है? देखिए, ये शायद सिर्फ एक सिस्टम का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि चीन उस रीजन में पावर बैलेंस और बढ़ते हुए मिलिट्री प्रेजेंस को लेकर कितना चिंतित है। अच्छा। अमेरिका और उसके साथी देशों की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को चीन अपने इन्फ्लुएंस वाले इलाके में दखलंदाजी की तरह देखता है। टाइफून सिस्टम उसी बड़ी पिक्चर का एक हिस्सा है। तो ये एक तरह का सिग्नल है? हाँ,
ये चीन का एक तरह से ये सिग्नल है कि वो इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अमेरिकी बढ़त को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो अपनी आपत्ति खुलकर जता रहा है। इसमें किसी का पक्ष लिए बिना ये समझना जरूरी है कि ये घटनाएं बड़ी ताकतों के बीच की कंपटीशन को दर्शाती हैं। ये तनाव तो बढ़ता दिख रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भी एक खबर है। वहां तालिबान ने एक प्रांत में वाईफाई पर बैन लगा दिया, अनैतिकता रोकने के नाम पर। जी, ये खबर आई है। तालिबान ने ये कदम उठाया है। अफगानिस्तान, राजधानी काबुल, मुद्रा अफगान अफगानी AFN, उनका कहना है कि ये अनैतिकता को रोकने के लिए है। लेकिन वाईफाई बैन, इसका सीधा असर तो इंफॉर्मेशन एक्सेस पर पड़ेगा। बिल्कुल। आज के दौर में इंटरनेट और वाईफाई जानकारी पाने, पढ़ने, लिखने और दुनिया से जुड़ने का एक अहम जरिया है। इस तरह के बैन लोगों को, खासकर युवाओं को, जानकारी और अवसरों से दूर कर सकते हैं। ये एक चिंता का विषय है। सही कहा। अच्छा, चलिए अब थोड़ा पर्यावरण की तरफ चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस भी हाल ही में था। हाँ, हर साल 16 सितंबर को। और यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है कि 2025 की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 38। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 38। जी, ये दिन हमें ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस याद दिलाता है, जो हमें सूरज की नुकसानदेह यूवी किरणों से बचाती है। और साथ ही ये 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कामयाबी का जश्न भी है। हाँ, जिसने वो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स, CFCs वगैरह पर रोक लगाई थी। बिल्कुल। और ये प्रोटोकॉल इस बात का सबूत है कि जब दुनिया के देश मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़े पर्यावरण के चैलेंज से निपटा जा सकता है। ये वाकई एक सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता रहा है। ये वाकई उम्मीद जगाता है। अच्छा, अब आते हैं भारत पर। कर्नाटक में मैसूरू शहर में दशहरा से जुड़ी एक सुपर बाइक रैली हुई, पर्यटन और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, ये मैसूरू में हुई थी। दशहरा उत्सव वहाँ बहुत बड़ा होता है और उसी से जोड़कर ये रैली की गई। अच्छा। इसमें 100 से ज्यादा बाइक्स ने हिस्सा लिया और इसका मकसद सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना ही नहीं था, बल्कि रोड सेफ्टी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना भी था। ये अच्छी पहल है। कर्नाटक की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं, राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी और राजधानी बेंगलुरु। जी, और कर्नाटक अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स के लिए भी जाना जाता है। बांदीपुर, नागरहोल, दांदेली काफी मशहूर है। और पश्चिमी घाट का भी एक हिस्सा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी कर्नाटक में पड़ता है। चलिए अब स्वास्थ्य पर आते हैं। ये एक बड़ी खबर है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी जरूरी दवाओं की लिस्ट, एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट EML अपडेट की है और इसमें टाइप 2 डायबिटीज और वजन घटाने के लिए कुछ नई दवाएं शामिल की गई हैं। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। WHO ने अपनी 2025 की लिस्ट में GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट नाम की कैटेगरी की दवाएं शामिल की हैं। GLP-1, जी, रिसेप्टर एगोनिस्ट्स। इनमें सबसे जानी मानी दवाएं हैं सेमाग्लूटाइड, जो ओजेम्पिक और विगोवी ब्रांड नाम से बिकती हैं, और टिज़िपेटाइड, जो माउंजारो नाम से बिकती है। अच्छा, ये नाम तो आजकल काफी सुनने में आ रहे हैं, और वजन घटाने के लिए खासकर। हाँ, बिल्कुल। ये दवाएं बेसिकली शरीर के एक हार्मोन की नकल करती हैं जो भूख और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसीलिए ये टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ वजन कम करने यानी मोटापे के इलाज में भी बहुत असरदार साबित हुई हैं। तो इन्हें WHO की जरूरी दवाओं की लिस्ट में डालने का मतलब क्या है? इस लिस्ट में तो 500 से ज्यादा दवाएं हैं। क्या खास है इस बार? हाँ, खास ये है कि ये पहली बार है जब वजन घटाने के लिए, मोटापे के इलाज के लिए इन दवाओं को EML में शामिल किया गया है। अच्छा। EML में शामिल होने का मतलब है कि WHO इन दवाओं को बेसिक हेल्थ ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी मानता है और इसका मुख्य मकसद है खासकर कम और मध्यम आय वाले देशों में, जहां डायबिटीज और मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, उन देशों में इन दवाओं की पहुंच और अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना। WHO की इस सिफारिश से उम्मीद है कि सरकारें और हेल्थ सिस्टम्स इन दवाओं को सस्ता करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाएंगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, मतलब उन देशों के लिए जहाँ हेल्थ केयर महंगा है या आसानी से मिलता नहीं। लेकिन क्या ये दवाएं असल में पहुंच पाएंगी? अभी तो ये बहुत महंगी हैं।
हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा आपने कहा, कीमत एक बड़ा मसला है। ईएमआर में आने से कीमतें अपने आप कम नहीं हो जाती, लेकिन ये सरकारों और दवा कंपनियों पर एक तरह का नैतिक दबाव जरूर बनाता है। इसके अलावा इनके प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और हेल्थ वर्कर्स को इनके सही इस्तेमाल की ट्रेनिंग देना, ये सब भी चुनौतियां हैं। खासकर कुछ दवाओं को ठंडे तापमान में रखने की जरूरत, मतलब कोल्ड चेन, वो भी एक इशू हो सकता है। तो मतलब सिफारिश एक पहला कदम है। जी, एक महत्वपूर्ण पहला कदम, लेकिन इसे जमीनी हकीकत बनाने के लिए अभी काफी काम बाकी है। सही है। यानी मंजूरी मिलना एक बात है और उस तक सबकी पहुंच होना दूसरी। अच्छा, अब भारत में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सिंपल एनर्जी नाम की एक कंपनी ने खास मोटर बनाई है, क्या ये? हाँ, सिंपल एनर्जी ने एक रेयर अर्थ फ्री इलेक्ट्रिक मोटर बनाई है। रेयर अर्थ फ्री मतलब इस मोटर को बनाने में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ मृदा तत्वों का इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, तो इसका क्या फायदा है? ज्यादातर ईवी मोटर्स में तो ये होते हैं शायद। हाँ, होते हैं, और यही इसकी अहमियत है। रेयर अर्थ फ्री होने के कई फायदे हैं। एक तो ये रेयर अर्थ मेटल्स, जैसा नाम से ही पता चलता है, दुर्लभ हैं, और इनका खनन और प्रोसेसिंग कुछ ही देशों में होता है। खासकर चीन का इस पर काफी कंट्रोल है, तो इन पर डिपेंडेंसी से सप्लाई चेन का रिस्क रहता है और स्ट्रेटेजिक चिंताएं भी होती हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा, इनके खनन से पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है। तो एक ऐसी मोटर बनाना जिसमें ये तत्व ना लगे, वो भारत जैसे देश के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने, इंपोर्ट कम करने और पर्यावरण के लिहाज से भी एक बेहतर ऑप्शन है। तो ये मेक इन इंडिया और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी दोनों के लिए अच्छा है। बिल्कुल, ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है। बहुत दिलचस्प। अच्छा, एक और इंडस्ट्री की खबर, 50वां विश्व सागौन सम्मेलन वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है। कहाँ और कब? जी, ये कोची, केरल में 17 से 20 सितंबर तक होगा। कोची में। सागौन यानी टीकवुड काफी कीमती लकड़ी मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। टीक की अपनी इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, और इस तरह के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल मैनेजमेंट और ट्रेड पर चर्चा के लिए अहम मंच होते हैं। ओके, चलिए अब वापस खेल पर आते हैं। कुश्ती में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किसी भारतीय महिला पहलवान ने क्वालिफाई किया है। हाँ, प्रिया मलिक ने। उन्होंने 76 किलोग्राम वर्ग में रैपिड्स राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। प्रिया मलिक। अच्छा, ये एक बड़ी उपलब्धि है वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पर। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काफी मायने रखता है। अब एक और राज्य स्तरीय पहल पर नजर डालते हैं। तमिलनाडु पहला राज्य बना है जिसने महिला स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHGs) के लिए पहचान पत्र जारी किए हैं। ये SHGs क्या होते हैं और इन कार्ड से क्या फर्क पड़ेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह या आमतौर पर महिलाओं के छोटे समूह होते हैं। वो रेगुलरली बचत करती हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को छोटे लोन देती हैं। अच्छा, ये तो बहुत सुना है इनके बारे में। गाँवों में काफी एक्टिव होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये महिला सशक्तिकरण खासकर ग्रामीण इलाकों में और फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत जरूरी जरिया बन गए हैं। तमिलनाडु, जहां के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं और राजधानी चेन्नई है, उसने इन ग्रुप्स की मेंबर्स को फॉर्मल ID कार्ड्स देना शुरू किया है। तो इन ID कार्ड्स का असली फायदा क्या होगा? ये सिर्फ एक कार्ड है या इससे सच में कुछ बदलेगा महिलाओं की जिंदगी में? देखिए, उम्मीद तो यही है कि इससे बदलाव आएगा। एक फॉर्मल ID मिलने से इन महिलाओं और उनके ग्रुप्स को सरकारी योजनाओं का फायदा लेने, बैंक से लोन लेने और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंचने में आसानी होगी। ये उन्हें एक पहचान, एक रिकग्निशन देता है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो बेहतर तरीके से मोलभाव कर सकती हैं, और ये उन्हें शायद जो अनौपचारिक या शोषक कर्ज देने वाले होते हैं उनके चंगुल से निकलने में भी मदद कर सकता है। ये तो सुनने में काफी पॉजिटिव लगता है, लेकिन क्या इसे लागू करने में दिक्कतें नहीं आएंगी? जैसे भारत में अक्सर होता है, योजना अच्छी होती है पर जमीन पर फायदा पहुंचाने में मुश्किलें आती हैं। हाँ, वो व्यवहारिक चुनौतियां तो हो सकती हैं, जैसे ये पक्का करना कि कार्ड सही लोगों तक ही पहुंचे, कोई फ्रॉड ना हो। सही है। दूर दराज के इलाकों में जागरूकता फैलाना, महिलाओं को समझाना कि वो इस कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें, ये सब काम होंगे। और फिर सरकारी कामकाज की अपनी पेचीदगियां तो होती ही हैं। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी शुरुआत है। SHGs को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने और महिलाओं को मजबूत बनाने की इसमें क्षमता है। अब इसकी कामयाबी इस पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी अच्छी तरह और ट्रांसपेरेंसी से लागू किया जाता है।
तो हमने आज कई अलग अलग मुद्दों को छुआ, रॉबर्ट रेडफर्ड की विरासत से लेकर कजाकिस्तान के बदलावों तक, चीन की बढ़ती आवाज से लेकर WHO की जरूरी दवाओं की लिस्ट तक। हाँ, और भारत में रेयर अर्थ फ्री मोटर से लेकर तमिलनाडु में SAG कार्ड्स तक। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? इन सब अलग अलग धागों को कैसे जोड़ा जाए? यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो ये दिखाता है कि दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। एक तरफ हम ग्लोबल लेवल पर बड़ी ताकतों के बीच टेंशन देख रहे हैं, जैसे चीन, अमेरिका, जापान वाला मामला, और सहयोग भी देख रहे हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दूसरी तरफ हेल्थ जैसी ग्लोबल चुनौती है, जैसे डायबिटीज और मोटापा, जिसके लिए ग्लोबल सोल्यूशन खोजे जा रहे हैं। WHO EML के जरिए से रेयर अर्थ फ्री मोटर वो आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखा सकती है। तो वहीं जमीनी स्तर की पहलें, जैसे SHG कार्ड, वो सामाजिक बदलाव ला सकती हैं, भले ही उनकी अपनी चुनौतियां हों। सही कहा। हर घटना, चाहे वो हॉलीवुड में हो या तमिलनाडु के किसी गांव में, वो किसी न किसी बड़ी ग्लोबल या लोकल ट्रेंड का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि बदलाव अलग अलग लेवल पर हो रहे हैं। एक तरफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है, दूसरी तरफ कजाकिस्तान या तमिलनाडु जैसे देश या राज्य हैं जो अपनी खास चुनौतियों से निपटने के लिए अपने तरीके से कदम उठा रहे हैं। हाँ, शायद सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में ग्लोबल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ज्यादातर टॉप डाउन आएंगे, मतलब इंटरनेशनल संधियों से, या फिर बॉटम अप, यानी लोकल इनोवेशन और सामाजिक पहलों से, या शायद असली जवाब इन दोनों के बैलेंस में ही है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। आज की इस गहरी बातचीत के लिए बस इतना ही।